Hi everyone, I am Advocate जगनरेश सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। जब भी किसी वैवाहिक पति पत्नी के मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में कोई विवाद होता है या दोनों पति पत्नी अलग होना चाहते हैं या अलग कर दिए जाते हैं, तो पीड़ित पक्षकार के पास न्यायिक कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है तथा पीड़ित पक्षकार, जिसमें अधिकांशतः पत्नी के द्वारा अपने पति पर कई प्रकार के केस दर्ज करवा दिए जाते हैं, तब उस अलग हुई पत्नी को अपने रहने, खाने पीने, जीवन यापन के लिए धनराशि की अत्यधिक जरूरत होती है, जिसे वो अपने पति से प्राप्त करना चाहती है। तो भारतीय कानून में महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित क्या क्या कानून है और क्या उनकी प्रक्रिया है को समझने से पहले ये समझते हैं कि भरण पोषण क्या है और उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। भरण पोषण एक आश्रित व्यक्ति के भरण पोषण के लिए आवश्यक उचित धनराशि है। भरण पोषण की राशि हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों से निर्भर होती है। यह केस टू केस डिपेंड करती है कि भरण पोषण का अधिकार भारत में व्यक्तिगत और सामान्य दोनों कानूनों के तहत कानूनी रूप से उपलब्ध है और इस तरह के अधिकार को इसके विपरीत किसी भी समझौते द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। किसी केस के न्यायालय में लंबित या चलने के दौरान अर्थात केस की शुरुआत में ही जो भरण पोषण का आदेश दिया जाता है उसे अंतरिम भरण पोषण कहा जाता है तथा उसी केस की समाप्ति पर निर्णय के समय जो आदेश दिया जाता है उसे अंतिम भरण पोषण कहा जाता है। पत्नियों, बच्चों और माता पिता सभी को भरण पोषण मांगने का अधिकार है। इस वीडियो में आज पत्नी को भरण पोषण पर क्या है कानून वो बताने जा रहा हूं। एक केस था बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य का मामला। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भरण पोषण प्रदान करने के औचित्य को समझाया कि भरण पोषण के प्रावधान का उद्देश्य निराश्रितों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय या समानता और व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करना है। कानून पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है, यह सामाजिक आदर्शों को दर्शाता है। यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। एक हिंदू पत्नी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किस प्रकार से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है वो बताता हूं कि एक हिंदू पत्नी किस आधार पर भरण पोषण का दावा कर सकती है। भरण पोषण राशि को एक सहायक राशि के रूप में माना जाता है और अंतरिम भरण पोषण जब किसी महिला के द्वारा जैसे तलाक का केस, घरेलू हिंसा का केस या भरण पोषण का केस उस महिला के द्वारा न्यायालय में केस लगाने के बाद ही भरण पोषण की मांग की जा सकती है। इस जगह में आपको बता दूं कि न्याय प्रशासन को चलायमान करने के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने शिकायत कर दी और आपको न्याय मिल गया। आपको बता दूं मैं कि जो कुछ भी जीवन में चाहिए उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही होगा। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि न्याय का दरवाजा आपके लिए खुले तो आपको दरवाजा खटखटाना ही होगा। इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको जो साहस, जो ताकत चाहिए वो है कानूनी ज्ञान। और मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक वो जो जानकारी पहुंचे जिससे आप सशक्त बने। इसलिए यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो मैं आपको यह 100% विश्वास दिलाता हूं कि भरण पोषण से संबंधित कोई भी सवाल आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं कि इस टॉपिक पर कि एक विवाहित महिला को हिंदू कानून के तहत अलग रहने और भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है केवल यह साबित करने पर कि कानून के तहत इन आधारों में से किसी एक पत्नी के पक्ष में मौजूद है या इनमें से किसी एक को भी न्यायालय में साबित कर देती है तो गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये आधार है नंबर 1, पति ने उसे छोड़ दिया है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है। नंबर 2, पति ने अपने साथ फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, इकोनॉमिकली या किसी भी प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। नंबर 3,
पति भयंकर यौन रोग से पीड़ित है, मतलब वो फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए पूर्णतया असक्षम हो गया हो। नंबर 4, पति के पास कोई अन्य पत्नी जीवित है। नंबर 5, पति उपपत्नी को उसी घर में रखता है जहां पत्नी रहती है, या वह आदतन उपपत्नी के साथ कहीं और रहता है। नंबर 6, पति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होकर हिंदू नहीं रह गया है। नंबर 7, उसके अलग रहने को उचित ठहराने वाला कोई अन्य कारण, इसमें से कोई भी एक कारण यदि पत्नी साबित कर देती है तो वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 125 के तहत पति को अपनी पत्नी जो किसी भी अन्य प्रकार से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उसे भरण पोषण देना ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भुवन मोहन सिंह बनाम मीना व अन्य के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य उस महिला को की पीड़ा और उसकी वित्तीय पीड़ा को कम करना है जिसने किसी कारणों से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उस पीड़ित महिला के रहने, खाने पीने, जीवन यापन की न्यायालय उचित व्यवस्था करे और यदि बच्चे उसके साथ हैं तो वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। और न्यायालय के द्वारा किसी महिला को भरण पोषण दिलवाया जाना कोई जानवर के जैसे पेट भरने के जैसे मतलब नहीं है। यह धारा उस महिला को उतना भरण पोषण दिलवा दिया जाता है जैसे वह अपने पति के घर में रह रही थी। सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत पत्नी को अंतरिम और स्थायी भरण पोषण दोनों का अधिकार है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने सुनीता कचवाहा बनाम अनिल कचवाहा के मामले में फैसला सुनाया कि किसी महिला को केवल इसलिए सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास आय का स्रोत है। यानी इस केस की टिप्पणी के बाद एक कामकाजी महिला, एक वर्किंग वुमेन भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। और यदि पति के द्वारा भरण पोषण के आदेश की पालना न करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट बकाया राशि वसूलने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और इस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए उस पीड़ित महिला को 1 वर्ष के अंदर अंदर उक्त राशि वसूलने के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाना जरूरी होता है, अन्यथा वारंट जारी नहीं किया जा सकता। यदि कोई पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है, व्यभिचार कर रही है या आपसी समझौते से अलग हो गई है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होती है। भरत हेगड़े बनाम श्रीमती के मामले में यह निर्धारित किया गया कि जब न्यायालय भरण पोषण का आदेश प्रदान करती है तो इन बातों पर जरूर विचार किया जाता है, जैसे नंबर 1, जिसे भरण पोषण देना है उसकी स्थिति कैसी है। नंबर 2, महिला ने न्यायालय में से क्या मांग की है। नंबर 3, दावेदार की स्वतंत्र आय और उसकी संपत्ति। नंबर 4, जिसे भरण पोषण देना है उसे कितने का भरण पोषण करना होगा। नंबर 5, इस राशि में आवेदन को वैसी ही जीवन शैली जीने में मदद मिलेगी जैसे उसने वैवाहिक घर के में आनंद ली थी। नंबर 5, गैर आवेदक की देनदारियां यदि कोई हो। नंबर 6, भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल और उपचार के प्रावधान है। नंबर 7, जो अनावेदक है कि भुगतान क्षमता, अनावेदक के मामले की लागत का भुगतान करना होगा। अनेक निर्णयों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 भरण पोषण के नियमों का अनुपालन करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तियों को न्याय दिलाने में बाधा के रूप में धर्म की बाधा को दूर करता है, बल्कि यह विश्वास की परवाह किए बिना सभी के लिए कानून और न्याय की समान सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य कई धर्मों के व्यक्तियों को गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत तरीका प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24, इसे MHA अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भी एक हिंदू पत्नी अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है। यह अधिनियम पत्नी या पति को अंतरिम सहायता लेने की अनुमति देता है। इस धारा में भरण पोषण की राशि कितनी होगी वह कुछ भी नहीं कहती है। यह पूर्णतया न्यायालय पर निर्भर करता है कि पीड़ित महिला को कितना भरण पोषण दिलवाया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अनुसार पति और पत्नी दोनों अंतरिम सहायता के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में कहा गया है कि यदि अदालत का मानना है कि पति या पत्नी में से किसी एक के पास अपने समर्थन और कार्रवाई के आवश्यक खर्चे के लिए स्वतंत्र आय का कोई स्रोत नहीं है, अदालत ऐसे आश्रित पति या पत्नी के आवेदन पर दूसरे पति या पत्नी को भुगतान करने का आदेश दे सकती है। सेक्शन 24 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों के लिए किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है। सेक्शन 24 के तहत बच्चों का भरण पोषण के लिए भी न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। सेक्शन 24 पति या पत्नी को भरण पोषण के साथ साथ पक्षकारों के जो न्यायिक खर्चे होते हैं उसके लिए भी आदेश कर सकती है। इसमें अदालत का जो खर्चा है, वकील की जो फीस है, गवाहों की जो खर्चे होते हैं, वो जेरोक्स और टाइपिंग के जो शुल्क होते हैं और जो प्रक्रिया का जो शुल्क होता है आदि सम्मिलित है। सेक्शन 24 के तहत यदि पति पत्नी किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होकर अपनी हिंदू पहचान खो देते हैं तो वे भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते हैं, तथा इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष एक बहुत ही चर्चित अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके तहत भी एक पीड़ित महिला भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित महिला को दी जाने वाली जो राहत है, जैसे अधिनियम के सेक्शन 17 के अनुसार पीड़ित महिला को कंबाइंड फैमिली में रहने का अधिकार है। सेक्शन 18 के तहत महिला को फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअल या इकोनॉमिकली या किसी अन्य तरीके से परेशान करने पर उसको सुरक्षा प्रदान किए जाने का भी आदेश पारित किया जाता है। सेक्शन 19 के तहत घर से निकाली गई महिला को वापस निवास में रहने का आदेश दिए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 20 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विशेष आदेश भी दे सकता है, जैसे इलाज का खर्चा और भी कई जो खर्चे हैं। अंतरिम राहत भी दी जा सकती है। सेक्शन 23 के अंतर्गत किसी भरण पोषण की मांग करने वाली महिला को अंतरिम रूप से भरण पोषण दिए जाने का आदेश भी दिया जा सकता है। मतलब जब तक केस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, महिला को भरण पोषण दिया जाता रहेगा। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखें। आप मेरे चैनल लीगल एडवाइस पर विजिट करें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और शायद आपके ये समझ में आया होगा कि एक पीड़ित महिला कब और कैसे और किस प्रकार से कानून के तहत अपने या अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आपको जानना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। जय हिंद, जय भारत।